हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 वर्ग 5 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। 50 अंकों का यह परीक्षा है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। 8, 3, 3, 4, 5 में सैकड़े मतलब कितने सैकड़े हैं। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा इस स्थान पर है। इसके बाद तो सैकड़ा जिस स्थान पर आ रहा है उस स्थान से उसके आगे की संख्याओं को ध्यान देना है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3। तो यह तीनों संख्या जो है उतना ही सैकड़ा इसमें होगा। ठीक है, तो देखिए कितना संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान को मिलाते हुए आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो 8, 3, 3। तो 8, 3, 3 सैकड़े। ठीक, अब देखिए 65 पैसे बराबर कितने रुपए। तो आप जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 65 पैसे में कितने रुपए? तो 65 बट्टा 100 बराबर 0.65 रुपये। ठीक है, समकोण से छोटा कोण। समकोण से छोटा कोण कौन होता है? न्यून कोण। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण, क्योंकि समकोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ी होती है। और न्यून कोण 90 से छोटी। तो समकोण से छोटा कोण होगा न्यून कोण होगा, क्योंकि समकोण तो 90 है, तो 90 से जो छोटा होगा वही तो होगा। तो 90 से छोटा कौन है? न्यून कोण। 90 से अधिक होता तो हो जाता अधिक कोण। इसलिए समकोण से छोटा मतलब 90 डिग्री से छोटा किसका कोण होता है? न्यून कोण का। तो यह हो जाएगा हमारा न्यून कोण। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 बिलियन में कितना मिलियन? 1 बिलियन में कितना मिलियन? तो 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन। ठीक है, 1000 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है, 5/10 का दशमलव रूप। और जब भी भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तो हर से अंश में भाग देते हैं। तो हर से अंश में भाग, 10 से 5 में भाग देंगे, भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो दशमलव देंगे और यहाँ शून्य लगाएंगे। तो 10 × 5 = 50 दशमलव 5, 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित कथन में सही के लिए राइट या गलत के लिए रॉन्ग का निशान लगाइए। तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसा कि आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यह आप पढ़े हैं, यह होगा सही। 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 500 रुपया 50 के 5 नोट, तो 50 × 5 = 250, जो कि 500 के बराबर नहीं होगा। क्या 500 बराबर 50 × 5? तो 50 × 5 250, और यह है 500, तो 9 बराबर नहीं होगा। संख्या के 16 के अपवर्तक। 16 के अपवर्तक, तो देखिए 16 का अपवर्तक मतलब 16 का गुणनखंड 16 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो देखिए 16 को काटने वाली संख्या 1, 2, 4, 8 और 16।
यह 5 संख्या जो है यह 16 को काटती है। इसमें देखिए 1 2 4 6, 6 क्या है, 16 को विभाजित करती है तो नहीं, तो 6 नहीं होगा। दी गई अपवर्तक, मतलब आप जानते हैं कि अपवर्तक होता है, किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होता है जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित करती हो। तो 6 16 को विभाजित नहीं कर रही है, 6 16 को विभाजित नहीं कर रही है, इसलिए 16 के अपवर्तक में 6 नहीं होगा। ठीक है, तो रॉन्ग। दी गई घड़ी में सुइयों द्वारा बना कोण अधिक कोण है। अब देखिए यह 9 पर है सुई, और यह देखिए 12 से नीचे है। अगर 12 पे रहती है सुई तो 90 डिग्री बनाती, लेकिन यह 12 से और क्लॉकवाइज में दाएं तरफ है, इसके मतलब है कि यह 90 से अधिक कोण बना रही है, तो यह इसलिए यह अधिक कोण होगा। 90 से अधिक बन रहा है इसलिए यह अधिक कोण होगा। 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 7, तो चलिए जोड़ते हैं। 5000 प्लस 300 प्लस 20 और यह 7, इसे ऐड करने पर 7 2 3 5, तो क्या 5327, यहाँ क्या है 5237, मतलब यह रॉन्ग। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। अब देखिए 4 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 4 गुने 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर और 70, तो 470 हो गया, तो यह 470 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है मीटर में, प्रश्न पूछा जा रहा है मीटर में, तो प्रश्न होगा 4 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो इसमें देखिए 4 मीटर मतलब 4.70 मीटर। इस तरह किसमें है, देखिए इसमें है, यह हो जाएगा 4.7/100 का दशमलव। तो क्या बताया था, दशमलव रूप को पहले इसके भिन्न में बनाइए, इसको 100 गुने 4 400 प्लस 7, तो 407/100। अब 100 से इसे भाग कीजिए, 100 गुने 407। पहला संख्या से लग रहा है नहीं, दूसरा तक नहीं, तीसरा तक में लग जा रहा है, तो 100 को कितने बार में लगाएंगे, 4 बार में, तो यह हो जाएगा 400। अब 7 लग रहा है नहीं, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0। अब लग रहा है नहीं लग रहा है, तो यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ भी 0। अब लग रहा है, देखिए नहीं लग रहा है, तो 1 0 यहाँ, तो 100 को 7 बार में जब हम गुना करेंगे तो 700। ठीक है, देखिए किसमें है 4.07, 16,000 भागा 2, तो जब 16,000 में हम 2 से भागा देंगे तो यह क्या होगा 8,000। एक प्रश्न यहाँ 802.7 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो देखिए स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान का मतलब हुआ वह किस स्थान पर है। 802.7 में 8 का स्थानीय मान, तो देखिए 8 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, दशमलव के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े पे तो 8 सैकड़ा, तो 800। 16 और 40 का लघुत्तम समावर्त, तो लघुत्तम समावर्त निकाल लीजिए। 2 को 8, 2 20 बार में, 2 चक 8, तो दहें के 20,
दो दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80। तो देखिए 80 कहाँ है, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए 2 अंकों की संख्या कह रहा है और अंकों का योगफल 7, तो 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 1 से चलते हैं। 1 + 6 बराबर 7 भी होता है। तो यह कौन सी संख्या है, यह जो है संख्या 16 हम कह सकते हैं। दूसरी संख्या है 2 + 5 बराबर 7, तो यह संख्या 25 हो सकता है। 3 से देखते हैं, 3 + 4 बराबर 7, यह संख्या 34 हो सकता है। अब देखिए 4 से चलते हैं, 4 + 3 बराबर 7, यह संख्या 43 हो सकता है। इसके बाद 5 से देखते हैं, 5 + 2 बराबर 7, यह संख्या आपका 52 हो सकता है। एक 6 से बनाते हैं, 6 + 1 7, यह 61 हो सकता है। और देखिए संख्या बन रहा है 7 + 0 बराबर 7, यह संख्या आपका 70 हो सकता है। तो इस तरह से 3 3 6 एक 7 संख्या ऐसा बन जाता है जिसके दोनों अंक को जब हम जोड़ते हैं तो 7 आता है। ठीक है, तो मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए कौन कौन सी संख्या हूँ। तो 16, 25, 34, 43, 52, 61 और 70। ठीक है, अगला प्रश्न है, संख्या 58328 को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखने का मतलब है एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब इसे विस्तार से लिखिए। तो देखिए 58328, तो इकाई स्थान पे कौन है, 8 है। दहाई पर 2, सैकड़ा पर 3, हजार पर 8 और 10,000 पे 5। तो इधर से लिखते हैं 5 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवां स्थान पर 8 है, तो इससे 1,000 से गुना करेंगे, प्लस 3 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 100, प्लस 2 दहाई पर तो 2 गुने 10, प्लस 8 इकाई पे तो 8 गुने 1। इसको 5 गुने 10,000 मतलब 50,000, प्लस 8 गुने 1,000 तो 8,000, प्लस 3 गुने 100 तो 300, प्लस 2 गुने 10 तो 20, 8 गुने 1 तो 8। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे विस्तारित रूप में, और जब हम इसे जोड़ेंगे सभी को तो यही आएगा। ठीक है, आप जोड़कर इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न है 55679 में 36 से भाग कीजिए। 55,679 में 36 से भाग कीजिए। तो चलिए भाग करते हैं। 36 भागा 55,679। देखिए एक बार में भाग लगाते हैं, 36 कम 36 19 आएगा, 5 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, उसके बाद 6, तो 36 बच्चे 180। जितना बार में भाग लगेगा उतना ही बार में लगाना है। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ 7,
तो 36 पचे 180, 180 क्या है 167 से बड़ा है तो 5 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में देखते हैं। 36 चक 144 जो कि 167 से छोटा है तो लग जाएगा। अब देखिए इसे जब हम 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया। अब देखिए 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब 9 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए कितने बार में लगेगा 36 पचे 180, 36 छक 216, 6 बार में इसे भाग करेंगे 216। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया कट गया। अब देखिए शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 23, भागफल भाग कर दिए तो भागफल बराबर 1546। ठीक है। 64 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। 64 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। तो 64 के कितने अपवर्तक हैं? वैसी संख्या, अपवर्तक क्या होता है किसी भी संख्या का? वैसी संख्या जो 64 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो देखिए 64 1 से कटती है, 2 से कटती है, 4 से कटती है, 8 से कटती है, 16 से कटती है, 32 से कटती है और खुद 64 से कटती है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 64 के कुल अपवर्तक 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 ऐसी संख्या है जो 64 का अपवर्तक है। जैसे देखिए 1 से काटिएगा कट जाएगा, 2 से देखिए 32 बार में कट जाएगा, 4 से 16 बार में कट जाएगा, 8 से 8 64, 32 से 32 दूना 64 और 64 से 64 भागा 64 1। ठीक है। इसे आप भाग देकर यह सभी संख्याओं से चेक कर सकते हैं कि 64 को यह काट रही है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 36 और 54 का महत्तम समावर्तक। देखिए 36 और 54, 36 54 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 36 54 का महत्तम निकालते हैं। तो देखिए भाग विधि द्वारा 36 एकम 36, 18, फिर यह संख्या यहाँ उतर जाएगा 18 दूनी 36। 36 और 54 का महत्तम समावर्तक क्या होगा 18। ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 36, देखिए 2 देखिए 36 का, इसके बाद 54 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसमें से जो संख्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर कॉमन कौन कौन है 2 3 और 1 3। इस विधि से भी हम मसा निकालते हैं। तो देखिए 2 एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर 2 पावर 1 गुने 3 का कितना पेयर बन रहा है, देखिए 3 का 2 पेयर तो इसका पावर 2, तो 2 एक कम 2 और 3 तिया 9। इस तरह से भी यह क्या होता है 18 मसा आता है। फैक्टर विधि से भी यह 18 और भाग विधि से भी यह 18। तो 36 और 54 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया 18। ठीक है। 5वां प्रश्न है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कि पूछा जा रहा है
दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योग। दूसरी संख्या क्या है हमारा? x। पहली संख्या क्या है? 18,367 बराबर दो संख्याओं का योगफल 39,978। अब देखिए इसका मान है ज्ञात करना, तो x बराबर 39,978। यह प्लस है, इधर आएगा इस तरफ तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस 18,367। ऐसे जब हम घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो यह संख्या हमें प्राप्त होगा 21,611। ठीक है, तो पहली संख्या आपका क्या था? पहली संख्या बराबर 18,367 और दूसरी संख्या बराबर 21,611। इस प्रश्न को बनाने का नियम है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग। दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से जो संख्या पूछा जाए इस तरह से निकाल लेना है। इसी प्रश्न में एक संख्या है, सुमन के पास 67,425 है रुपया, उसमें और कितने रुपये मिलाने पर 2 लाख हो जाएंगे? तो देखिए सुमन के पास 67,425 रुपये हैं। तो मिलाने वाली राशि कितना मिलाएंगे? नहीं पता है तो बराबर x। अब देखिए तो सुमन के पास जो राशि है 67,425 मिलाएंगे कितना? x। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 लाख। सेम प्रश्न इसी के जैसा, तो x बराबर 2 लाख माइनस 67,425। अब जब हम 2 लाख में इसे घटाएंगे, देखिए 67,425, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और ये 1 हो गया। तो आएगा 1,32,575। ठीक है, रुपया। अब देखिए यह जो घटाव किए इसे देख लीजिए एक बार। ये 0 से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा यह 1 दहाई, तो 10 में से 5 गया 5, फिर यह जब 1 दहाई पैंचा दे दिया तो यह 9 हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7, यह भी 1 दहाई इसको पैंचा दिया है तो यह भी 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, यह भी इसको 1 दहाई पैंचा दिया है तो हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यह भी इसको 1 दहाई पैंचा दिया है तो 9 से
तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब देखिए यह पैंचा दे दिया है, यह भी एक दहाई, तो यह 1 हो गया और 1 में से नीचे कुछ नहीं है तो 1 उतर जाएगा। ठीक है, इसे आप शून्य भी मान सकते हैं, इधर माइनस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति के अनुसार निम्नांकित नाम लिखिए। अब देखिए यह आकृति है, देखिए कोण की भुजा, कोण की भुजा, तो यह जो कोण यहाँ निर्माण हो रहा है इसकी भुजा कौन कौन है? देखिए 2 भुजा है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। देखिए कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष, तो कोण का शीर्ष कैसे जानिएगा? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि शीर्ष किसे कहते हैं। तो शीर्ष जब दो रेखाएं या किरण एक ही बिंदु पर, देखिए यह एक बिंदु है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष हमेशा बीच में होता है। देखिए इसके, अरे इस स्थान पर मिला, अगर मान लिए यह आगे चला जाता और यह भी आगे चला जाता तब भी यही शीर्ष होता। शीर्ष जहां पर 2 रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो ये देखिए ये 2 किरण एक स्थान पर आकर मिल रही है, तो कोण का शीर्ष कौन होगा? बी, कोण का शीर्ष बी। अब देखिए कोण का नाम, कोण का नाम क्या है? कोण का नाम हम देंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। कोण का नाम ए बी सी क्यों दिए? कि जिस स्थान पर कोण का निर्माण होता है उसे बीच में रखते हैं। देखिए बी पर निर्माण हो रहा है कोण का, तो बी देखिए बीच में है, ए बी सी, या इसे हम कह सकते हैं एंगल सी बी ए। इधर से देखिए सी बी ए, इधर से ए बी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दी गई आकृति में निम्नांकित की संख्या बताइए। देखिए कोणों की कुल संख्या, देखिए कोणों की कुल संख्या, यह देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर 3 कोण बन रहे हैं और त्रिभुज के बाहर 3 कोण, तो इस आकृति में कुल 6 कोण बन रहे हैं। बाह्य कोण देखिए 1 2 3, 3, अंतः कोण 3, तो बाह्य कोण और अंतः कोण कुल 6 कोण का निर्माण हो रहा है। इस आकृति में कुल 6 कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, प्रश्न है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने रंगीन कागज की झंडियां बनाई। कक्षा में 30 बच्चे थे और प्रत्येक ने 3-3 झंडियां बनाई, तो बताइए कुल कितने झंडियां बनी? विद्यालय के सभी 8 कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने पर हर कक्षा में कितनी झंडियां लगेंगी? सभी कक्षाओं में झंडियां लगाने के बाद कितनी झंडियां बचेंगी? तो सबसे पहले हम कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? एक कक्षा में 30 बच्चे थे। ठीक है, देखिए प्रत्येक बच्चे ने कितनी झंडियां बनाई? प्रत्येक बच्चों ने 3-3 झंडियां बनाई। प्रत्येक बच्चे ने 3-3 झंडियां बनाई, तो कुल झंडियों की संख्या, कुल झंडियों
की संख्या। कुल झंडियों की संख्या बराबर बच्चों की संख्या गुने प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रत्येक बच्चों द्वारा बनाई गई झंडियां। देखिए, बच्चों की संख्या 30, प्रत्येक द्वारा बनाई गई झंडियां 3-3, तो टोटल झंडियां कितनी हो गई? 90 झंडियां। 90 झंडियां। अब देखिए, तो कुल कितने झंडियां बनी? पहला प्रश्न का उत्तर होगा 90। कुल कितनी झंडियां बनी? पहला प्रश्न 90 आंसर होगा। दूसरा है, विद्यालय के सभी 8 कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने पर हर कक्षा में कितनी झंडियां लगेंगी? तो देखिए, दूसरा कितने कक्षे हैं? कुल 8 कक्षे हैं। कक्षा की संख्या, कक्षाओं की संख्या बराबर 8। कुल झंडियां 90। अब देखिए, बराबर लगाना है तो कुल झंडियों में से कक्षाओं की संख्या को भाग करेंगे, तो बराबर प्रत्येक कक्षा में लगने वाले झंडियों की संख्या बराबर कुल झंडियां बटे कुल कक्षा। कुल झंडियां 90, कुल कक्षा 8। जब इसे हम भाग करेंगे तो यह 11.25 झंडियां इस तरह से आएगा। यह राउंड में तो आ नहीं रहा है, यह देखिए पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो हम जितना कितना तक कटेगा? 11 11 88, 2 झंडियां बच जाएगी। तो 11 झंडियां प्रत्येक कक्षा में लगेंगी। प्रत्येक कक्षा में 11 झंडियां लगेगी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है इसी में, सभी कक्षाओं में झंडियां लगाने के बाद कितनी झंडियां बचेगी? ठीक, तो देखिए, कुल झंडियां बराबर 90, लगाई गई झंडियां बराबर 11 गुने 8 बराबर 88। कुल झंडियां थी 90, लगाई गई 88, तो शेष बची झंडियां, शेष बची झंडियां बराबर 90 - 88 बराबर 2।
2 झंडियां बच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसी में अथवा में एक प्रश्न है, बिना दोहराए 6, 8, 5 और 2 का प्रयोग करके 4 अंकों की सभी संख्या बनाकर लिखिए। बिना दोहराए 6, 8, 5 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सभी संख्या बनाकर लिखिए। ठीक है, 6, 8, 5, 2। सिक्स 8, 5, 2 से संख्या बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है, इसी शुरुआत करते हैं। तो 2, 5, 6, 8 एक संख्या, 2, 6, 8, 5, 2, 5, 8, 6, 2, 6, 5, 8, 5 से भी बन गया, 6 से दूसरी संख्या। तीसरा देखिए, 2, 8, 5, 6, 2, 8, 6, 5। 2 से शुरू करने वाले 4 संख्या और 2 6 संख्या हमने बनाए। तो इन संख्याओं से जो 4 अंकों की संख्या बनानी थी, तो सबसे पहले हमने 2 से शुरुआत किया। तो 2 से शुरू होने वाला यह संख्या ही बनेगी। 2 से शुरू होने वाली 6 संख्या बनेगी। अब देखिए हम लोग 2 के बाद 5 से बनाते हैं। 5, 6, 8, 2, 5, 6, 2, 8, 5, 8, 6, 2, 5, 8, 2, 6, 5, 2, 6, 8, 5, 2, 8, 6। अब देखिए अब कोई और संख्या नहीं बन पाएगी। आगे चलिए, 2 से बना लिए, 5 से बना लिए, अब हम 6 से बनाते हैं। 6, 8, 5, 2, 6, 8, 2, 5, 6, 5, 2, 8, 6, 5, 8, 2, 6, 2, 8, 5, 6, 2, 5, 8। अब देखिए 2 से बना लिए, 5 से बना लिए, 6 से बना लिए, अब 8 से। 8, 6, 5, 2, 8, 6, 2, 5, 8, 5, 2, 6, 8, 5, 6, 2, 8, 2, 6, 5, 8, 2, 5, 6। इस प्रकार से 6, 8, 5, 2 से 4 अंकों की इतनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, या तो बड़ा से शुरुआत कीजिए या छोटा से। कोई एक संख्या से जितनी संख्या बन सकती है, जैसे 2 उठाए तो 2 के बाद 5, 6, 8, 6, 8, 5, 5, 8, 6, 6, 5, 8, इस तरह से। फिर 5 से बनाए, फिर 6 से बनाए, फिर 8 से बनाए। पहली संख्या के स्थान पर जो संख्या रखेंगे, उसके बाद दूसरी पर हम 2 बार रख कर ही बना सकते हैं किसी भी संख्या को। देखिए यहाँ भी 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, उसके बाद 5 के बाद 8 आ गया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। इस तरह से रिपीट नहीं करना है संख्याओं को, और इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो वर्ग 5 के प्रश्नों का हल हमने कर लिया। अब
अगले वीडियो में वर्ग 6 का हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।